जब भी किसी भी तरीके का प्रोग्राम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वेरिएबल से रिलेटेड, तो वेरिएबल के किसी भी तरीके के इनपुट या प्रिंटिंग से पहले सबसे पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वो है एरे टाइप का। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था, हमारे पास में जितने भी प्रिमिटिव या फिर फंडामेंटल टाइप्स प्रेजेंट है, उनको यूज करके हम अपना एक नया कुछ कलेक्शन बना सकते हैं, अपना एक नया टाइप बना सकते हैं जो डिराइव टाइप कहलाता है। तो एरे डिराइव की कैटेगरी के अंदर सबसे पहला डेटा टाइप है। अब यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल के अंदर मैंने सिंपली एरे को डिक्लेयर किया है, यानी कि इसका वेरिएबल का क्रिएशन किया है और उस वेरिएबल के अंदर क्या-क्या वैल्यूज है उसे प्रिंट करवाने के लिए अलग-अलग प्रिंटफ स्टेटमेंट्स लिखे। तो स्टार्टिंग विद द मेन पार्ट। अब उसके बाद एरे के क्रिएशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डेटा टाइप लिखना है। प्रिमिटिव डेटा टाइप किस टाइप का एरे हम क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारे एरे का नाम। तो यहाँ पे मैंने ए नाम का एक एरे क्रिएट किया है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें एक इंटीजर वैल्यू लिखनी होती है जो डिसाइड करती है इस एरे के अंदर हम कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए नाम का इंटीजर टाइप का एक एरे मैंने क्रिएट किया है जो अपने अंदर 5 वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। अब 5 इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो एक इंटीजर वैल्यू 2 बाइट लेती है। तो ये वाला जो हमारा एरे ए है ये इन टोटल 10 बाइट्स की स्पेस को कंज्यूम करने वाला है मेमोरी के अंदर। और जितनी भी हमारे 5 वैल्यूज होंगी वो इकट्ठी एक साथ कंटिन्यूअस मेमोरी में आके हमें ऑक्यूपाई कर लेंगी स्पेस को। फॉलोड बाय CLR SCR। अब यहाँ पर सेम कंसेप्ट है सिंपल वेरिएबल के साथ में और एरे के साथ में। जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उससे हम इनिशियलाइज नहीं करवाते तो होता क्या है वहां पे गार्बेज वैल्यू आ जाती है। तो सेम कंसेप्ट एरे के साथ में भी है तो ये एक तरीके का वेरिएबल ही ना, बस ये मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी जब हम सिर्फ एरे को डिक्लेयर करते हैं उसे इनिशियलाइज नहीं करते तो ये अपने अंदर गार्बेज वैल्यू को होल्ड करके रखता है। यानी कि हमारे पास में जो ये 5 लोकेशंस क्रिएट हुई हैं, पांचों लोकेशंस पर गार्बेज वैल्यू प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर एक और चीज मैंने कल आप लोग को बताई थी, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं उस हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें एक यूनिक इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स या फिर सबस्क्रिप्ट भी हम उसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे इंडेक्स वाला पार्ट है, एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और साइज -1 तक चलती है। साइज क्या है अभी 5 -1 करते हैं तो 4, यानी कि 0 से लेके 4th इंडेक्स तक हमारे पास में 5 एलिमेंट्स इन टोटल इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो यहाँ पे किसी तरीके की वैल्यू मैंने असाइन नहीं करवाई है, सिंपली एरे को डिक्लेयर किया है और प्रिंटफ के अंदर अलग-अलग स्टेटमेंट्स में मैंने एरे के हर एक इंडेक्स पे प्रेजेंट वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो अब है तो ये इंटीजर टाइप का ही। तो प्रिंटफ के अंदर हमने लिख दिया %d और हर एक वैल्यू जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर डिस्प्ले हो, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश n भी लिख दिया है कोट्स के अंदर। अब हर एक इंडेक्स पे प्रेजेंट वैल्यू को एक्सेस करना है, यानी कि हर एक स्पेसिफिक सेल के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है उसे एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हमारे एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स और जिस इंडेक्स की वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहते हैं वो इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है a of 0। अब यहाँ पे किसी तरह की कोई वैल्यू तो असाइन करवाई नहीं है, तो ये क्या करेगा हमें गार्बेज आउटपुट रिटर्न करके देगा जो कि कुछ भी हो सकता है। वो नेगेटिव के अंदर भी हो सकता है, वो 65,000 भी हो सकता है, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। Same goes for the next rest of the statements as well. Printf %d/n and a of 1, यानी कि इस array a पर फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसके अंदर क्या वैल्यू प्रेजेंट है वो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट अगेन printf %d/n a of 2, array a के सेकंड इंडेक्स पर जो वैल्यू प्रेजेंट है वो हमारे पास में प्रिंट होके आ जाएगी। सेम goes for the last two statements as well. %d a of 3 एंड %d a of 4, यानी कि एरे ए के थर्ड इंडेक्स पे और एरे ए के फोर्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू प्रेजेंट है। अब इन पांचों स्टेटमेंट्स का जो आउटपुट आने वाला है वो गार्बेज वैल्यूज ही आने वाली है बिकॉज वी हैवंट इनिशियलाइज्ड द एरे वेरिएबल। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल है एरे को डिक्लेयर करके 1 बाय 1 वैल्यूज को प्रिंट करवाने का। अब यहाँ पे तो चलिए हमारे पास पे 5 एलिमेंट्स थे तो हमने 1 बाय 1 प्रिंट करवा लिया, लेकिन अगर यहाँ पे 50 एलिमेंट्स होते तो फिर ये प्रिंटफ स्टेटमेंट सही तरीके से काम नहीं करता, उसके लिए हमें कुछ अलग वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी पड़ती। तो वो हम आगे आने वाले एग्जांपल्स में देखेंगे।
अभी के लिए इस एग्जाम्पल में अगर किसी को कंफ्यूजन है देन प्लीज डू आस्क। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा बहुत सिंपल सा है, वही सेम एरे का डिक्लेरेशन है, लेकिन यहाँ पे एरे के डिक्लेरेशन के साथ साथ में मैंने उसका इनिशियलाइजेशन भी करवा दिया है। अब इनिशियलाइजेशन के केस में कुछ रूल्स थे जो हम लोगों ने कल देखे थे। जितना हमारा साइज है उतनी वैल्यूज हमें पास करनी है। अगर हम कम वैल्यूज पास करते हैं तो जो बचे हुए इंडेक्सेस है वहां पे 0 आ जाएगा। किसी भी वैल्यू को स्किप नहीं करना है वरना एरर आएगी, और कभी भी हमें ज्यादा वैल्यूज नहीं लिखनी है साइज से ज्यादा, उस केस में भी एरर आती है। तो उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया है। सेम वही इंटीजर टाइप का ए नाम का एक एरे मैंने क्रिएट किया है जो अपने अंदर 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। अब इनिशियलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है, इक्वल्स टू और कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हमें पास करनी पड़ती है। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 50 हमारे पास में मैंने जो वैल्यूज है वो असाइन कर दी। तो अब यहाँ पे जिस सीक्वेंस के अंदर हम वैल्यूज असाइन करते हैं उसी सीक्वेंस के अंदर ये इस एरे में जाके स्टोर होती है। यानी कि जो सबसे पहली वैल्यू है विच इज 10 वो 0 इंडेक्स पे जाके असाइन हो जाएगी, जो 20 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे, जो 30 है वो सेकंड इंडेक्स पे, जो 40 है वो थर्ड इंडेक्स पे, और जो 50 है वो फोर्थ इंडेक्स पे। अब अपनी मर्जी से रैंडमली ये वैल्यूज को पिक नहीं करता है, जो सीक्वेंस यहाँ पे है उसी सीक्वेंस में एक एक करके सेल के अंदर वैल्यूज चली जाती है। अब यहाँ पे भी सेम वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट को ही काम में लिया है। बिल्कुल वही सेम 5 स्टेटमेंट्स हमारे पास में, जैसे कि अभी हमने देखे प्रिंटफ %d एंड /n हर एक वैल्यू को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए। तो a ऑफ 0 10 प्रिंट करेगा, a of 1 20, a of 2 30, a of 3 40 एंड a of 4 हमें 50 प्रिंट करके दे देगा। तो सेम प्रोग्राम मैंने बना रखा है। फटाफट से हम एक बार इसका भी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, हाउ एग्जैक्टली इट्स वर्किंग। सेम वही प्रोग्राम है जैसे कि मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। रन टाइम पे देखिए 10 20 30 40 और 50 हमारे पास में वैल्यूज आ गई है। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरे का क्रिएशन बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया है, उसे इनिशियलाइज भी करवा दिया है, वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास में सक्सेसफुली प्रिंट होके आ रही है। अब कुछ गार्बेज वैल्यू नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हमें प्रोग्राम क्या है, एफिशिएंट बनाना होता है। जैसे कि मैंने कहा 5 एलिमेंट्स है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने 5 प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिए। लेकिन अगर यहाँ पे 50 एलिमेंट्स होते या 500 एलिमेंट्स होते या 5000 एलिमेंट्स होते तो कितने प्रिंटफ मेंशन करने पड़ते, या फिर एक प्रिंटफ के अंदर कितनी बार %d और कितनी बार एरे के ये इंडेक्सेस मेंशन करते। तो ये तो हमारा टाइम भी वेस्ट करेगा, हमारी मेहनत भी, और लाइंस ऑफ कोड भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो प्रोग्राम एफिशिएंट नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि यहाँ पे एरे की जब हम प्रिंटिंग करवा रहे हैं तो कोई एक स्पेसिफिक काम ही तो हमें करवाना है। जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास में वैल्यूज है, उनको ही तो हमें प्रिंट करवाना है। तो एक एक करके प्रिंट करवाने के बजाय अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट हमारे पास में आ जाए कि हम सिर्फ एक बार ही लिखें और सारा काम हो जाए। तो किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे लूप के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो यही वाला काम हम करने वाले हैं। जो भी हमारी प्रिंटिंग है एरे के सारे एलिमेंट्स की, वो हम अब लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस प्रोग्राम के अंदर अगर किसी को कंफ्यूजन तो प्लीज पूछ लीजिए आप लोग। ना, एज आई सेड बिफोर कि अगर एक ही काम हमें बार बार इम्प्लीमेंट करवाना है तो क्यों 10 बार प्रिंटफ या 50 टाइम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे। एक ही बार लिख देते हैं प्रिंटफ और उसे लूप के अंदर प्लेस कर देते हैं, प्रिंट करके दे देगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि हर बार जो ये हमारी इंडेक्सिंग है ना, ये चेंज हो रही है। ये 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो अगर हम यहाँ पे लूप के अंदर इस तरीके का स्टेटमेंट लिख देंगे प्रिंटफ a ऑफ 0, तो होगा क्या, 5 बार हमारे पास में यहाँ पे 10 जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। 5 बार ही 10 नहीं चाहिए, जो यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग वैल्यूज है हमें वो यहाँ पे लिखनी है। तो उसके लिए अब हमें काउंटर वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से हम लोग पैटर्न के अंदर लूप चलाते थे ना, 1 से लेके 5 तक आई चलना चाहिए, तो फर्स्ट रो के लिए काम हो रहा है, सेकंड रो के लिए काम हो रहा है। फिर जे की बात करते थे तो फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए काम हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। लेकिन अब हम यहाँ पे जो काउंटर वेरिएबल है उसे 1 से नहीं बल्कि 0 से चलाएंगे, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले प्रोग्राम देख लेते हैं।
वही मेन की स्टार्टिंग की है मैंने और सेम तरीके से एरे का मैंने क्रिएशन किया है। इंट ए और मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स एज अ साइज प्रोवाइड किया है इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 50, 40, 50। अब यहाँ पर ये तो मेरा एरे क्रिएट हुआ, लेकिन मुझे लूपिंग इम्प्लीमेंट करनी है। लूपिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए काउंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, जो भी इंटीजर टाइप का ही होता है। तो यहाँ पे मैंने आई नाम का एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एरे वेरिएबल का क्रिएशन एक स्टेटमेंट में मिले और फिर जो काउंटर वेरिएबल है उन्हें नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्रिएट कर रखा। तो आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी क्रिएट कर सकते हो, चाहो तो सेम स्टेटमेंट के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा कोई हमारे पास में रूल नहीं है क्योंकि दोनों का जो टाइप है वो सेम है, दैट इज इंट। बस यहाँ पे एक कलेक्शन बनाया है और यहाँ पे ये एक सिंपल वेरिएबल बनाया है। तो चाहो तो सेम स्टेटमेंट और यू कैन राइट इट इन दी डिफरेंट स्टेटमेंट्स एज वेल। अब CLR SCR, अब यहाँ पे करना क्या है, प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? एरे की वैल्यू। अब एरे की वैल्यू अगर प्रिंट करवानी है तो एरे का नाम पता होना चाहिए और उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। इंडेक्स यहाँ पे हम फेच कर रहे हैं हमारे काउंटर वेरिएबल की हेल्प से। तो यहाँ पे जो मैंने लूप स्टार्ट किया है फॉर i इज इक्वल्स टू 0, 0 से इसलिए चल रहा है क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे कब तक चलाना है? जब तक साइज -1 है। अब साइज -1 क्या है? 4। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो लेस देन 5 भी लिख सकते हो। दोनों का मतलब यही है कि 0 से लेके 4 तक इन टोटल 5 टाइम्स हमारा लूप चलने वाला है। देन फॉलोड बाय i++। अब जब सबसे पहले हमारा लूप चलेगा तो i की जो करंट वैल्यू होगी दैट विल बी 0। तो यहाँ पे स्टेटमेंट किस तरीके से फॉर्म होगा? प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन, क्योंकि मुझे अलग अलग लाइन के अंदर डेटा को प्रिंट करवाना है, कॉमा उसके बाद एन ए। एरे के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इंडेक्स और ये इंडेक्स कहाँ से आ रहा है? काउंटर वेरिएबल की हेल्प से। तो ए ऑफ आई की करंट वैल्यू क्या है हमारे पास में? 0 है, तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इस एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज 10, वो हमारे पास में प्रिंट होके आ जाएगी। लूप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, आई की करंट वैल्यू बन गई हमारे पास में 1। अब फिर से यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगा क्योंकि 1 तो लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू है। अब फिर से वही सेम, एरे के अंदर आई की वैल्यू, आई की करंट वैल्यू क्या है? 1, तो ए ऑफ 1 ये हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 20 हमारे पास में प्रिंट हो जाएगी। फिर से आई का इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 2। अब आई की करंट वैल्यू क्या है? 2, तो ए ऑफ 2 सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है यानी कि 30 वो प्रिंट हो जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बिकम्स 3, तो ए ऑफ 3 ये हमारे पास में इसकी जो वैल्यू है यानी कि थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है 40 वो हमारे पास में प्रिंट होके आएगा। एक और बार आई का इंक्रीमेंट होगा, नाउ द करंट वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 4, तो ए ऑफ आई का मतलब ए ऑफ 4। तो अब यहाँ पे एरे के फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी यानी कि 50 वो हमारे पास में प्रिंट होके आ जाएगा। एक और बारी इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बिकम्स 5 और 5 5 से छोटा नहीं होता है, तो उस पॉइंट पर आके हमारे लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट और गेट ch यानी कि वो वेट करेगा स्क्रीन को, जब तक हम कुछ प्रोवाइड नहीं करवा देते तब तक वो स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लूपिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए। यहाँ पे इंडेक्सेस की हमें रिक्वायरमेंट होगी और वो इंडेक्सेस आएंगे हमारे इस काउंटर वेरिएबल की हेल्प से। लूपिंग के अंदर हम लोग 1 से लेके लूप चला लेते थे क्योंकि वहाँ पे सिर्फ काउंट डिस्प्ले करवाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे काउंट नहीं है, कितनी रो कितने कॉलम्स नहीं है, एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो पता लगाना है। और इंडेक्सिंग के लिए हमेशा हमें 0 से ही लूप को इनिशियलाइज करवा के चलाना पड़ेगा। अगर 1 से आप चलाते हो मान लीजिए तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी, लेकिन 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। 20, 30, 40 और 50 आपके पास पे प्रिंट होगा, लेकिन मुझे तो सारी वैल्यूज चाहिए तो 0 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसी वजह से 0 से मैंने इसे यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। अब इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? एग्जीक्यूशन ऑफ द थर्ड प्रोग्राम जो अभी हमने देखा लूप के साथ में, सेम वही स्टेप्स मैंने फॉलो कर रखे हैं। एरे का क्रिएशन, वेरिएबल आई और 0 से लेके लेस देन 5 तक का लूप, 1 बाय 1 एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है। एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए 1 बाय 1 हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई है 10 से लेके 50 तक, और जब हम गेट किया जो है वो वेट कर रहा है, जैसे इनपुट देंगे विल बी बैक टू दी एडिटर।
यहाँ पे कुछ इस तरीके से लूपिंग इम्प्लीमेंट करके आप यहाँ पे एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हो। अब जिस एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए 5 स्टेटमेंट लिखने पड़े थे, उसके लिए बस 2 स्टेटमेंट में ही हमारा काम हो गया है। तो फ्यूचर में जभी भी एरे कुछ भी वर्किंग हम करवाएँगे, तो इसी सेम कांसेप्ट को फॉलो करके हम इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा इसका एग्जीक्यूशन और जो कांसेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन के साथ में मैंने एक और कंसेप्ट भी आप लोगों को बताया था और वो ये था कि जभी भी हम एरे को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उसका साइज स्पेसिफाई करें। चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्किप भी कर दे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली जितनी वैल्यूज यहाँ पे हमने स्पेसिफाई की होगी उसके अकॉर्डिंग ये अपने साइज को स्पेसिफाई कर लेगा। तो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज लिखी हैं, 10, 20, 30, 50। तो ऑटोमेटिकली जो ये एरे है वो अज्यूम कर लेगा कि क्योंकि मुझे 5 वैल्यू स्टोर करनी है, तो जो मेरा साइज है वो 5 होना चाहिए। ये हमारा लास्ट था डिक्लेरेशन के केस में, तो वही एग्जाम्पल है। एरे मैंने क्रिएट किया है, 5 एलिमेंट्स उसके अंदर असाइन करवाए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपना साइज अज्यूम कर लेगा और आई वेरिएबल लूप के थ्रू मुझे प्रिंटिंग करवानी है इसी वजह से। तो अब यहाँ पे फॉलोड बाय CLR SCR। अब सेम वही कंसेप्ट, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे यहाँ पे 0 से ही मेरा लूप चलाना पड़ेगा, लेस देन साइज तक या फिर लेस देन इक्वल टू साइज माइनस 1 तक। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 4 भी चलेगा और लेस देन 5 भी चलेगा। दोनों में से आप कुछ भी कंडीशन मेंशन कर सकते हो, बस 0 से लेके 4th इंडेक्स तक का हमें लूप चलाना है। तो करंट i की वैल्यू 0 है, तो a ऑफ i क्या बन जाएगा, a ऑफ 0, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएंगे, i का इंक्रीमेंट इट बिकम्स 1, तो i की वैल्यू क्योंकि 1 है तो ये बन जाएगा a ऑफ 1। तो एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 20 एज अ वैल्यू स्टोर है, तो 20 प्रिंट होगा। फिर से आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर, अब फिर से i के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 2, तो अब यहाँ पे ये a ऑफ 2 बन जाएगा, यानी कि एरे का सेकंड इंडेक्स, तो 30 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सेम गोज फॉर द अदर 2 एलिमेंट्स एज वेल। तो कुछ इस तरीके से एरे का डिक्लेरेशन और उसकी प्रिंटिंग हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहां पे वैल्यूज हमने खुद स्पेसिफाई की है, अभी यूजर डिपेंडेंट प्रोग्राम हमने नहीं बनाया है। अब जितने भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, किसी भी एग्जाम्पल में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन। मूविंग विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिक्लेरेशन वाला सारा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब कमिंग बैक टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा था, बेसिकली सोचने के लिए दिया था कि ऐसा हो सकता है क्या। तो अब हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके काम करवाने वाले हैं और फिर उसे रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करवाने वाले हैं। सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे 10 नंबर्स का हमें इनपुट लेना है, तो हमें पता है कि 10 मेमोरी लोकेशंस की हमें रिक्वायरमेंट है। अब 10 मेमोरी लोकेशन मतलब 10 वेरिएबल्स, बहुत मुश्किल काम है और लूप चला के काम करेंगे तो फिर वैल्यूज जो है वो हमारी लॉस होती रहेगी। तो इससे बेटर सोल्यूशन क्या है, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम लोग रिवर्स ऑटो में उसे प्रिंट करवा लेंगे, क्योंकि वैल्यूज स्टोर्ड भी रहेंगी और इकट्ठी एक साथ एक जगह पर रहेंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे nth टाइप का नम नाम का एक एरे क्रिएट किया है, जिसका साइज मैंने यहाँ पे 10 स्पेसिफाई किया है। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ही इनपुट लेना है और मल्टीपल टाइम्स ही रिवर्स वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करवाना है, यानी कि काउंटर वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे i नाम का एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे चाहे हम इनपुट ले या चाहे हम डिस्प्ले करवाएं, हमेशा जो हमारी इंडेक्सिंग है वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होती है। सो फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i is less than 10 and i plus plus। देखिए ऑन टोटल हमारे पास में 10 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे साइज माइनस 1 का कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो चाहे तो आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 9 लिख लीजिए, ये भी काम करेगा, या फिर आप लेस देन 10 भी कर लो, तो 9 तक ही हमारा काम होने वाला है। अब सबसे पहले जब i की करंट वैल्यू 0 है, तो हमारे लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि 0 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। printf एंटर वैल्यू, एक मैसेज हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इनपुट करने के लिए कह रहा है, तो उसके लिए स्कैनफ अब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। स्कैनफ के अंदर किस टाइप की वैल्यू चाहिए, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो %d चाहिए, लेकिन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर एक साथ नहीं लिख सकते, एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज हर एक सेल के अंदर जाती है। तो यहाँ पे लूप की हेल्प से ही हमें इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, एक एक करके सब जगह इनपुट जाएगा। तो %d एड्रेस ऑफ
अब एड्रेस ऑफ के बाद क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। लेकिन अगर सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख दिया तो कहाँ पे जाके वैल्यू स्टोर करेंगे? मेमोरी के अंदर कंप्लीट 10 एलिमेंट का ब्लॉक है हमारे पास में। आप कौन से वाले ब्लॉक की बात कर रहे हो? तो उस ब्लॉक को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम इंडेक्स की ही हेल्प लेते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन से इंडेक्स पे वैल्यू लेनी है? अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं या अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो 10 टाइम्स लूप चलेगा और 10 टाइम्स 0 इंडेक्स पर ही हमारे इसके इनपुट मांगा जाएगा और वहीं पे ही वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। तो सिर्फ 0 इंडेक्स पे नहीं चाहिए, हर एक इंडेक्स पे मुझे वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरिएबल आई। करंट आई की जो वैल्यू है दैट इज 0, तो नम ऑफ 0 इंडेक्स पे जो भी हम इनपुट करेंगे वो जाके उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। i प्लस प्लस आई की वैल्यू बिकम्स 1। करंट वैल्यू आई की अभी 1 है एंड 1 इज लेस देन 10। कंडीशन ट्रू। फिर से printf स्टेटमेंट चलेगा, एंटर अ वैल्यू। फिर से scanf चलेगा, परसेंट डी एड्रेस ऑफ नम ऑफ आई। लेकिन अब आई की जो वैल्यू है दैट इज 1, तो अब यहाँ पर नम के फर्स्ट इंडेक्स पर हमसे इनपुट मांगा जाएगा। तो जो भी इनपुट करेंगे वो उधर जाके सेव हो जाएगा। फिर से आई के अंदर इंक्रीमेंट, द वैल्यू बिकम्स 2। 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। फिर से printf चलेगा, एंटर वैल्यू। फिर से scanf चलेगा, परसेंट डी एड्रेस ऑफ नम ऑफ आई। आई की करंट वैल्यू क्या है, 2 है हमारे पास में, तो नम के सेकंड इंडेक्स पर जाके हमारी वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। अब सेम प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक हम 9th इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाते, लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते। तो 0 से लेके 9th इंडेक्स तक हमने यहाँ पे इनपुट को एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप अलग अलग printf स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, लेकिन हर एक वैल्यू के लिए 10 टाइम्स printf लिखना और 10 टाइम्स scanf लिखना, यानी कि 20 स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो इसीलिए इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने उठाकर लूप के अंदर प्लेस कर दिया, तो 3 स्टेटमेंट्स के अंदर ही हमारा काम हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो साइज है वो फिक्स्ड है। साइज को भी कैसे यूजर से इनपुट लिया जाता है वो हम आगे आने वाले एग्जांपल्स में करेंगे। यूजर से सिर्फ वैल्यूज का इनपुट लिया है, साइज का नहीं। साइज हमने पहले से ही फिक्स करके रखा हुआ है। तो अब इनपुट करने के बाद मुझे करना क्या है, जो भी वैल्यूज दी गई हैं उन्हें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। रिवर्स का मतलब जो 9th इंडेक्स पर है वो सबसे पहले आना चाहिए, फिर 8th इंडेक्स, फिर 7, फिर 6, फिर 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, देन 0। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हम एक बड़ी वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे छोटी वैल्यू तक चलते जा रहे हैं, यानी कि एक एक करके हमें डिक्रीमेंट करना है। तो अब ये कंसेप्ट हमने नेस्टेड लूप के अंदर देखा था ना, जहाँ पे हमने रिवर्स ऑर्डर के अंदर लूप चलाया था। तो सेम वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो फॉर आई इज इक्वल्स टू हमारा साइज -1, सेइंग कि यहाँ पे करंट हमारी आई की वैल्यू जो है वो 9 है एंड 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है। तो होगा क्या, हम यहाँ पे इस लूप के अंदर आएंगे और हमारा printf स्टेटमेंट चलेगा। printf क्या कह रहा है, परसेंट डी नम ऑफ आई। आई की करंट वैल्यू क्या है, आई की करंट वैल्यू है हमारे पास में नम। तो नम का जो 9th इंडेक्स की वैल्यू है वो हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई के अंदर मैंने डिक्रीमेंट किया है, तो आई की वैल्यू क्या बन गई, 8। 8 is also greater than equals to 0, तो फिर से printf चलेगा। अब यहाँ पे i की करंट वैल्यू है 8, तो num का जो 8th इंडेक्स का वैल्यू होगा वो हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा। फिर से डिक्रीमेंट होगा, इट बिकम 7, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है। फिर से नम ऑफ i यानी कि नम ऑफ 7 की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। उसके बाद नम ऑफ 6 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, उसके बाद नम ऑफ 5 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1 एंड देन 0। तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो हमारे पास में नंबर्स हैं वो प्रिंट होके आ जाएंगे। हमने स्पेसिफिकली बिल्कुल सीधा सीधा इनपुट दिया था एक एक सेल के अंदर। अब यहाँ पे रिवर्स करने का मतलब ये नहीं पूरे एरे को उल्टा करना पड़ेगा, बस लूप को रिवर्स कर दो ना, लूप को उल्टा चला दो, क्योंकि जो काउंटर वेरिएबल है यही तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडेक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती जाएगी विद द हेल्प ऑफ काउंटर वेरिएबल और सारे एलिमेंट्स हमारे रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट
हो जाएँगे। तो एक बारी इसका एग्ज़ीक्यूशन देख लेते हैं हम लोग। सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकंड। अरे 5 ये हमारा रिवर्स वाला प्रोग्राम है। अब यहाँ पे मुझसे इनपुट माँगा गया है, 10 टाइम्स मुझसे इनपुट माँगा जाएगा, तो मैं सिंपल सी वैल्यूज़ दे रही हूँ, 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज़। अब रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है? पहले 10 आना चाहिए, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए, अब रिवर्स ऑर्डर के अंदर मेरे पास भी सारे आउटपुट आ रहे हैं क्योंकि हमने लूप को रिवर्स करवा दिया। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करवा के फिर उस पे फ्यूचर पर्पस के लिए वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे वही वाली कंडीशन हमारी ट्रू ही है, तो इस तरीके से कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। अब एक बारी आप सब लोग इस एग्जाम्पल को ट्राई करके देखना और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन टुमारोज सेशन। ठीक है, आज की क्लास का हमारा टाइम ओवर हो गया है, लेकिन अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए हैंड रेज करके।